टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022। भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया हमें समझनी होगी कि पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से वोट डलते हैं और एक वोट की क्या वैल्यू होती है, एक एमपी की वोट की क्या वैल्यू होती है, एक एमएलए की वोट की क्या वैल्यू होती है। तो हमें ये सब चीज़ पढ़ना होगा कि कौन कौन वोट देते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि इससे पहले चुनाव 2017 में हुए थे और अब चुनाव 2022 में हो रहे हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ आपको एक डेली क्विज चैनल भी मिलता है फ्री में, तो वो फ्री डेली क्विज चैनल जो है वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें डेली क्विजेज आती हैं, तो उन क्विजेज को, उन एमसीक्यूज क्वेश्चन को डेली अटैम्प्ट कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। गाइस, साथ साथ बताना चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं या फुल प्रिपरेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव जो होने जा रहे हैं 2022 के। तो भारत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन है भारत का है शेड्यूल्ड द डेट फॉर द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए काम आएंगी। कि सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति चुनाव करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है, यानी कि भारत का चुनाव आयोग करवा रहा है। और ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये कौन से नंबर का है, ये 16वें नंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जिसकी वोटिंग 18 जुलाई को होगी। और अगर काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो 21 जुलाई को की जाएगी। एक टोटल ऑफ 4809 इलेक्टर्स कंप्राइजिंग एमपीज एंड एमएलएज विल वोट टू इलेक्ट रामनाथ कोविंद सक्सेसर। तो इस टाइम के जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद हैं। तो इनके बाद अब कौन आएंगे, तो उनको चुनने के लिए 4809 इलेक्टर्स जो होंगे वो वोट देंगे। अब इनमें 4809 में एमपीज भी हैं और एमएलएज भी हैं। तो कोविंद टेन्योर विल बी एंडिंग ऑन जुलाई 24। अब देखिए कोविंद का जो टेन्योर है, यानी कि श्री रामनाथ कोविंद जी का जो टेन्योर है वो 24 जुलाई को ख़त्म होने जा रहा है, जिसके बाद नए प्रेसिडेंट जुलाई 25 को स्वाइन इन करेंगे, यानी कि वो जो शपथ लेंगे वो 25 जुलाई को लेंगे। तो बात ये आती है कि कौन कौन नॉमिनेशंस फाइल कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन विल इशू अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड ऑन जून 15। तो 15 जून को नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि कल को नोटिफिकेशन आएगा। आज 14 जून है तो 15 जून को नोटिफिकेशन आएगा। जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं विल फाइल देयर नॉमिनेशंस आफ्टर द नोटिफिकेशन विद जून 29 एज द डेडलाइन। तो अब क्या होगा कि 15 जून के बाद से लेके 29 जून के बीच में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपना नाम का नॉमिनेशन कर सकते हैं। इस बीच में जो भी पर्सन अपने नाम देंगे उनके लिए वोटिंग की जाएगी 29 जून के बाद 18 जुलाई को। कैंडिडेट्स वुड नीड 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 अदर्स एज सेकेंडर्स। अब कोई भी कैंडिडेट जो चाहता है कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो, तो उसको जितने भी ये मेंबर्स हैं 4809 एमपीज़ और एमएलएज हैं, इसके अंदर से 50 आदमी कुछ ऐसे चाहिए, 50% ऐसे चाहिए जिसको प्रपोजर्स के रूप में प्रपोज करें कि इनका नाम, और 50 लोग उनको और सेकंड करें, यानी कि 100 लोग उसके फेवर में होने चाहिए। यानी कि 100 एमपी एमएलए में से 100% ऐसे होने चाहिए जो उसके नाम को सपोर्ट करे, उस पर्सन के नाम को जिसको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होने के लिए इलेक्शन लड़ना है। कैंडिडेट को 15,000 रुपये जमा करने होंगे सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में। These proposers and seconders can be anyone from the total members of electoral college फ्रॉम द स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कौन होंगे, तो ये जो प्रपोजर्स हैं या सेकेंडर्स हैं जो प्रपोज कर रहे हैं किसी पर्सन का नाम प्रेसिडेंट की पोस्ट के खड़े होने के लिए, अब ये कोई भी हो सकते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब वो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर सारे पर्सन आते हैं, यानी कि जो पर्सन्स वोट देने वाले होते हैं उनको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, यहाँ पे है एमपीज़ और एमएलएज। तो जितने भी एमपीज़ हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के, और जितने भी एमएलएज हैं सभी स्टेट्स के, और जो दिल्ली और पौंडीचेरी या पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी जो विधानसभा के जो एमएलएज हैं, अब उसमें से कोई भी 50% प्रपोज कर दें किसी पर्सन का नाम और 50% फिर सेकंड कर दें किसी पर्सन का नाम, यानी कि 100 आदमी अगर किसी आदमी के फेवर में हो जाएंगे तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपना जो नामांकन है उसको दाखिल कर सकता है। द रूल फॉर सिक्योरिंग 50 proposers and seconders was implemented when the Election Commission noticed in 1974 that several candidates, many without even a bleak chance of winning, would file their nomination to contest the polls। तो 1974 में ये देखा गया, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का रिजीम चल रही थी,
कि उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने ये पाया कि कई लोग अपने आप को प्रेसिडेंट की पोस्ट के खड़ा होने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए जिनका चांस नहीं होता था बिल्कुल भी जीतने का, वो भी अपने नाम को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा करवा देते थे कि उनको इलेक्शन लड़ना है। तो उस टाइम पे फिर ऐसे जब बहुत सारे कैंडिडेट्स आने लगे, तब इलेक्शन कमीशन ने ये तरीका निकाला कि आपको कम से कम 100 लोग सपोर्ट करने चाहिए, जिसमें से 50 आपके प्रपोजर्स होंगे और 50 सेकेंडर्स होंगे। अगर आपके नाम को 100 लोग यानी 100 MP MLA में से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एन इलेक्टर कैन नॉट प्रपोज और सेकंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। यानी कि वो जो 100 कैंडिडेट होंगे, जो 50 लोग जिसमें से प्रपोजर होंगे और 50 लोग जिसमें से सेकेंडर होंगे, वो किसी एक ही पर्सन का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, एक ही पर्सन के नाम को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नामों को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जो चुनाव में खड़ा होगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड शुड हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। और 35 साल की उम्र के वो होने चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। बिजाइड्स बीइंग क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के वो लायक हो, यानी कि अगर कोई पर्सन लोकसभा का मेंबर बनने के लायक है, वही पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। द पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल इफ़ ही ऑब्लिक शी होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर वो कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अटेन करता है, तो वो पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसको वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी हो सकता है, चाहे भारत सरकार में हो, चाहे किसी राज्य की सरकार में हो, चाहे किसी लोकल अथॉरिटी में हो, या जो राज्य सरकार के अंदर आती हैं, तो किसी लोकल अथॉरिटी में भी अगर उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो वो भी पर्सन खड़ा नहीं हो सकता प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है कि वोट कौन करेगा एंड हाउ डज़ द वोटिंग हैपन। यानी मतदान करेगा कौन और कैसे होता है, तो वो प्रक्रिया समझते हैं। तो आर्टिकल 55 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 55 है, उसका कहना ये है कि प्रेसिडेंट जो है भारत के इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो प्रेसिडेंट है भारत के, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर वोटिंग की जाएगी। अब उनमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उनके अंदर कौन लोग होंगे? कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखिए उसने कहा है इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि जो चुने हुए लोग आते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, वे लोग जो नॉमिनेट होके आते हैं, वो लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वोटिंग में नॉमिनेट किए हुए लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे 12 लोग राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वे 12 लोग जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के थ्रू, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की इलेक्शन के टाइम पे। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी या पुडुचेरी। तो पार्लियामेंट के जो जितने भी चुने हुए कैंडिडेट आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, जो मनोनीत होंगे यानी कि नॉमिनेट होंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वोट डालने का। और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली और जो पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं, इनके भी जो चुने हुए MLAs हैं वो भी वोट डालेंगे, और जितने भी राज्य हैं सबके जो चुने हुए जो लोग होते हैं वो वोट डालेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स फॉर द इलेक्शन विल बी 4809। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो 4809 हैं, जिसमें से 776 MPs हैं और 4033 MLAs हैं पूरे भारत में से। तो अब जो 776 जो MPs हैं, इनमें से 233 मेंबर तो राज्यसभा के हैं और 543 मेंबर्स कहाँ से हैं? लोकसभा से हैं। तो while the MPs will cast their vote in parliament, the MLAs will do so in their respective state assemblies। अब देखिए ये लोग वोट कहाँ डालेंगे, तो MPs तो वोट डालेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के जो MPs हैं वो तो दिल्ली में जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वोट डालेंगे, और जो MLAs हैं वो अपनी अपनी जो उनकी विधानसभाएं हैं, जैसे उत्तराखंड की विधानसभा अगर देहरादून में है या गैरसैंण में है, जहाँ पे भी सेशन रखा जाएगा तो वहाँ पर वोट डालेंगे। यूपी के हैं तो लखनऊ में डालेंगे। तो यानी कि जहाँ जहाँ पर भी उनकी विधानसभाएं हैं वहाँ पे वो MLAs जो है वहाँ पे वोट डालेंगे। फॉर मेकिंग द वोट द कमीशन विल सप्लाई पर्टिकुलर पेन्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोट डालने के लिए जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी MP MLA होगा, उसको एक स्पेशल पेन दिया जाएगा। वो पेन इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करेगा। द पेन विल बी गिवन टू द इलेक्टर्स इन द पोलिंग स्टेशन
बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल व्हेन द बैलेट पेपर इज हैंडेड ओवर। तो जब पर्सन को, किसी एमपी या एमएलए को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा तो उस टाइम पे वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होगा इलेक्शन करवाने के टाइम पे, तो वो पोलिंग स्टेशन पे वो पर्सन किसी भी एमपी या एमएलए को एक पेन देगा और उसी पेन से उनको वोट देना है। अगर वो कोई दूसरा पेन यूज़ करते हैं तो उनका वोट खारिज कर दिया जाएगा, वो इनवैलिडेटेड कर दिया जाएगा। वोटिंग बाय यूजिंग एनी अदर पेन शैल लीड टू इनवैलिडेशन ऑफ द वोट एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। तो जिस समय वोट की काउंटिंग होगी उस समय अगर उस पेन से वोट नहीं दिया गया तो उस वोट की काउंटिंग नहीं की जाएगी, उसको खारिज कर दिया जाएगा। द वोटिंग फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे जो वोटिंग है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ना होके जो नॉर्मली हम अपनाते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव में या मुख्यमंत्री चुनाव में, इसमें वो सिस्टम ना हम अपना के सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम चुनते हैं, यूटिलाइजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में क्या, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हम प्रधानमंत्री के चुनाव में और जो राष्ट्रपति चुनाव में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता है कि जिस पर्सन के पास, या हम क्या करते हैं, हम किसी एक पर्सन के नाम के आगे बटन दबाते हैं और हमारा वोट जो है वो किसी एक पर्सन को मिल जाता है। लेकिन वो तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम किसी एक पर्सन को वोट नहीं देते, हम एक सीक्वेंस में नाम लिख देते हैं जितने भी लोग खड़े हैं कि हमारा पहला वोट किस पर्सन को जाएगा, दूसरा वोट किस पर्सन को जाएगा, तीसरा किसको जाएगा और चौथा किसको जाएगा। यानी कि हम एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना देते हैं कि अगर हम चुनते तो सबसे पहले इस पर्सन को चुनेंगे, फिर दूसरे नंबर पर इसको चुनेंगे, फिर तीसरे नंबर पर इसको चुनेंगे। यानी हमको सभी के नाम लिखने होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबली के, या जो एमएलसीज होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो वोट नहीं देते, आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, या हर स्टेट असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो उनको जो इलेक्शन के दौरान वोट देने का अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट के। Importantly, the members who are nominated to either House of Parliament or the legislative assemblies of state, including NCT of Delhi and UT of Pondicherry, are not eligible to be included in the electoral college. तो ये भी इंक्लूड नहीं होते, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या स्टेट असेंबलीज में भी हैं, तो वे भी वोट नहीं दे सकते। तो सिर्फ जो चुने हुए लोग आते हैं वही वोट दे सकते हैं। जो जितने भी लोग नॉमिनेट होकर आते हैं वो लोग वोट नहीं दे सकते। अब इलेक्टोरल फार्मूला की अगर बात करें तो इस साल 2022 के इलेक्शन में जो वोट की वैल्यू रखी गई है एक एमपी की, वो 700 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एमपी के वोट की वैल्यू कितनी रखी गई इस साल 2022 के इलेक्शन में, तो वो 700 रखी गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो वोट वैल्यू है हर एमपी की इस बार वो 700 रहेगी। तो दोज इन प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन वोट एंड दोज इन जेल विल हैव टू अप्लाई फॉर पीपल एंड इफ दे गेट पैरोल एंड इफ दे गेट पैरोल दे कैन वोट। तो और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, यानी कि निवारक हिरासत में हैं, तो वो भी वोट दे सकते हैं, और जो जेल में हैं वो भी वोट दे सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए पैरोल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी लोग पैरोल पे बाहर आ जाएंगे वही लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर हम लास्ट टाइम देखें 2017 में देखें, 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें एक एमपी की वैल्यू 700 की जगह 708 थी। तो ये इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होती रहती है, हालांकि काफ़ी टाइम से ये कांस्टेंट थी 708 पे। इसमें एमपीज़ की और एमएलएज़ की जो वैल्यू है वो इसलिए फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहाँ पे अभी कोई भी विधानसभा नहीं है, वहाँ पे एक भी एमएलए नहीं है। इस वजह से वहाँ पे वोट की वैल्यू को फ़र्क पड़ा है और वोट की वैल्यू कम होकर एमपी की 708 से 700 रह गई है। अमंग स्टेट्स द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलएज डिफर्स। अब हर राज्य के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो एमएलए की वोट की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट है और जो राज्य की पॉपुलेशन है वो भी डिफरेंट है। तो अमंग स्टेट्स द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलएज डिफर्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पॉपुलेशन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो वहाँ पे जो जनसंख्या है उस राज्य की और उस राज्य में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो यहाँ पे यही सवाल उठता है कि जब से भारत में फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जा रही है, तो अगर हम देखें तो 1971 के बाद से अगर हम देखें या 1976 के बाद से हम देखें तो तब से लेके
अब तक जो साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला वगैरह के जो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स ने पॉपुलेशन के ऊपर एक काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है। लेकिन जो हमारे ऊपर नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे। तो क्योंकि जब प्रेसिडेंट के वोट के टाइम पे पॉपुलेशन राज्य की जनसंख्या पे भी डिपेंड करती है कि वोट की वैल्यू, तो साउथ के स्टेट्स का ये कहना था कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया है, तो यानी कि इसका हमें खामियाजा ये भुगतना होगा कि हमारे इलेक्शन के टाइम पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे हमारे स्टेट की जो एमएलए की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कम है। इस वजह से, क्योंकि ये जो मिसमैच हो रहा है साउथ की पॉपुलेशन में और नॉर्थ की पॉपुलेशन में, तो इसलिए हमने क्या किया, जो पॉपुलेशन है वो 1971 वाला जो सेंसस है तभी तक कंट्रोल कर दिया। 2026 तक हमने ये कहा कि 2026 तक जो भी इलेक्शंस होंगे भारत में, चाहे वो किसी भी पद के लिए हों, 1971 की पॉपुलेशन को ही एक बेंचमार्क माना जाएगा। इसके बाद की पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन सेंसस हुई हैं, उनको नहीं लिया जाएगा। तो हाउएवर, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोट ऑफ द वैल्यू ऑफ अमंग एमएलएज, एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट की जनसंख्या बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक प्रेसिडेंट के वोट के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इसलिए जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी का कहना ये है कि बेसिकली साउथ के स्टेट्स का कहना ये है कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की है तो हमें उसका अवार्ड इस तरह से मिलेगा क्या, कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया। जो जैसे यूपी हो गए, बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, तो इन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल पे इतना इफेक्टिवली काम नहीं किया जितना इफेक्टिवली साउथ के स्टेट्स ने किया है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, अब देखिए यहाँ पे वोट की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज पर 1971 सेंसस, तो 1971 सेंसस के हिसाब से उस राज्य की जो भी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उस जगह की लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्टिव सीट्स कितनी है। मान लेते हैं अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, अगर मैं कहूं कि 1971 में उत्तराखंड की पॉपुलेशन मान के चलते हैं अगर 1 करोड़ थी, वैसे तो 1 करोड़ अब है, 2011 के हिसाब से 1,86,000 अब है। अगर मैं मान के चलता हूं कि 1 करोड़ थी जनसंख्या 1971 के हिसाब से, और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो 70 हैं, और इसको इंटू 1000 और कर देंगे तो एक उत्तराखंड के जो एमएलए है, उत्तराखंड के एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी तरह से हम हर राज्य करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, 1971 की जो पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से, क्योंकि ये ऊपर की फिगर चेंज होती रहेगी और ये वाली फिगर भी चेंज होती रहेगी, इसलिए हर स्टेट की जो वैल्यू है, हर स्टेट की वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी इसकी चेंज होने की वजह से, क्योंकि ऊपर की जो पॉपुलेशन है राज्य की वो भी चेंज होगी। अगर यहाँ पे मैं यूपी ले लूँगा तो यूपी की पॉपुलेशन यहाँ पे 15-16 करोड़ हो जाएगी जो 1971 में होगी, और यहाँ पे भी जो उसकी एमएलएस की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो 403 है या 402 है, तो 403 है वैसे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो और ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगा सब में, तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इसलिए एमएलए की वोट की वैल्यू हर राज्य में चेंज हो जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट इशू एनी व्हिप टू देयर एमपीज एंड एमएलएज इन द मैटर ऑफ वोटिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं कभी भी अपने एमपीज के लिए, एमएलएज के लिए, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा हो या जब उसमें वोटिंग करनी हो। इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय रोटेशन एज द रिटर्निंग ऑफिसर। तो इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, यानी कि सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान में। अब कोई जीतेगा पर्सन कैसे, अगर किसी की बात करें कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कोई पर्सन जो जीतेगा वो कैसे जीतेगा, तो एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट डज नॉट सिक्योर विक्ट्री बेस्ड ऑन अ सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी पे विक्ट्री नहीं आती, बट थ्रू अ सिस्टम ऑफ बैगिंग अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ वोट्स। तो स्पेसिफिक कोटा मिलेगा उसको वोट्स का, तभी जाकर वो जीत पाएगा। वाइल काउंटिंग इलेक्शन कमीशन टोटल्स अप ऑल द वैलिड वोट्स कास्ट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जितने भी वोट्स पड़ते हैं सभी को काउंट करता है। द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट +1। तो अब जो विनिंग कैंडिडेट है, यानी कि जिस पर्सन को बताया जाएगा कि आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीत गए हैं, तो उस पर्सन ने कम से कम 50% टोटल वोट्स +1 एक वोट और जीता हो, तभी जाकर वो जीतेगा। अनलाइक जनरल इलेक्शंस जहाँ पे इलेक्टर्स वोट करते हैं सिंगल पार्टी के कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यहाँ पर यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लोग क्या करते हैं, सभी का उनको नाम लिखना होता है। वोटर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज राइट द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बैलेट पेपर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस।
तो प्रेफरेंस के ऑर्डर पे, यानी कि आप सबसे पहले किस पर्सन को चाहते हैं, उसके बाद किस पर्सन को चाहते हैं, तो आपको एक लाइन से एक लिस्ट के रूप में नाम लिखने होते हैं कि आप फर्स्ट पे किसका नाम चाहेंगे, फिर सेकंड पर्सन के किसका नाम चाहेंगे, फिर थर्ड पे किसका नाम चाहेंगे। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट के रूप में नाम देने पड़ते हैं। तो रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम और देख लें तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के पद के लिए, तो आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 55 है कि किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका क्या है, यानी कि उसकी रीति क्या है। फिर आर्टिकल 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का कितने साल तक का है, 5 साल तक का है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, री इलेक्शन अगर हमें करना हो, एक प्रेसिडेंट को री इलेक्शन करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। और आर्टिकल 58 है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो दैट्स ऑल। तो ये था कि किस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं। अभी आगे इस पे जैसे भी जो भी अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनती रहेंगी गाइस। तो आपको जो भी डाउट आता है, जो भी आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।